अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसका जो है वो लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर अगर देखते हैं तो नंबर 1 पर हम लोग कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सिंपल से कम्प्लेक्स तक, उनके अगर हम लोग लेवल्स को स्टडी करते हैं 1 बाय 1 तो हम लोग इनके बेस से स्टार्ट होकर जो है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे। इसमें नंबर 1 पर डेफिनेशन आ जाती है कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स को अगर देखते हैं हम लोग तो ये वर्ड्स है 2 वर्ड्स से कि बायो का मीनिंग क्या है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट्स को रिजेंबल कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, उसको मेकअप करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, के ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन के डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग कहते हैं द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, के ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स विच मेकअप द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेकअप करते हैं, उसको बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं या यूज होते हैं। ऐसी एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। तो हम लोग आगे कहते हैं नंबर 1 पर कि जो टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, कि मतलब कुदरती तौर पर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 92। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज़ 92, कि 92 जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अब इन 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। आउट ऑफ विच 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, कि उनको बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि इन 16 एलिमेंट्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इनको बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेकअप में, उनकी फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो अब अगर इन 16 एलिमेंट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इन 16 में से जो 6 एलिमेंट हैं वो हमारी बॉडी का 99% जो मैस है, जो हिस्सा है उसकी जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी की जो है वो 1% जो बॉडी मैस उसकी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि वो ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मिकदार में होते हैं। तो ये है कि जो 92 हैं इनमें से जो 16 हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और 16 में से भी जो 6 हैं वो बॉडी का 99% मैस की फॉर्मेशन करते हैं, और जो 10 हैं वो बॉडी में जो है वो 1% बॉडी मैस की फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी अगर ग्राफिकली आगे जो है वो रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, नंबर 1 पर वो वाले 6 एलिमेंट जो मैक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में यूज़ होते हैं, उनको ये ग्राफ की फॉर्म में जो है वो ड्रा किया हुआ है। जैसे कि ये उनकी रिलेटिव मैस परसेंटेज बताई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 65% जो है उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। तो ये इसकी जो है वो पीक है कि ये 65% जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन में यूज़ होती है। उसके बाद कार्बन है, तो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 18% जो है वो प्रेजेंट होता है या उसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो 10% यूज़ होता है, नाइट्रोजन जो है वो 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है वो 1%। तो अब ये वाले जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज ये ग्राफ में भी शो की गई है, तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर हमारी बॉडी का जो है वो हम लोग कहते हैं कि 99% जो है वो मैस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इनको मैक्रो एलिमेंट्स भी आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 1% जो है वो मैस उसकी फॉर्मेशन करते हैं। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जिसके अंदर आ जाता है कि पोटाशियम जो है वो 0.35% जो है वो इसकी फॉर्मेशन करते हैं, सल्फर 0.25, कैल्शियम जो है वो 0.15%, सोडियम जो है वो 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन जो है कि 0.004%। उसके अलावा जो है वो कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन, ये ट्रेस अमाउंट में कि मतलब बहुत ही कम मिकदार के अंदर जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल ये वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं ये मिलकर हमारी बॉडी का 1% जो मैस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब ट्रेस एलिमेंट्स हों या मैक्रो एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स की जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे लाइक अगर हम लोग कह दें कि मैग्नीशियम है या आयरन है, कॉपर है या सल्फर है, हर एक एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक वर्क के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर हम लोग देखें कि जो आयरन है इसका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है,
तो आयरन हम लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो अगर ये बॉडी के अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो एक ऑर्गेनिज्म की मतलब कि एक ह्यूमन की जो है वो इससे डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मिलकर बॉडी की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, इसके लेवल्स को स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं इन सब का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो दूंगा, उसके बाद वन बाय वन इन सब को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर। तो सबसे पहला लेवल आ जाता है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि मतलब कि एटम के अंदर भी मजीद पाए जाने वाले जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जिनके अंदर आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये एक एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। तो जब ये हम लोग कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन करते हैं या एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जब फिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये एक एटम की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं लाइक हाइड्रोजन है, कैल्शियम है और नाइट्रोजन है। अब हम लोग कहते हैं कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, मतलब कि स्टेबल नहीं रहते। तो वो स्टेबल होने के लिए जो किसी दूसरे और एटम्स के साथ किसी बॉन्डिंग के ज़रिए से जो कंबाइन करते हैं, वो बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। एक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कि ऐसी बॉन्डिंग जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है उसको आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है, और कोवलेंट बॉन्डिंग जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो इन बॉन्डिंग के जरिए से जब वो कंबाइन करते हैं एटम, तो वो आगे जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये हाइड्रोजन है, ये एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। तो अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूल्स को भी, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। लाइक अगर माइक्रो में एग्जांपल लें तो आ जाती है इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इनके अंदर एग्जांपल आ जाती है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा स्टार्च, ये सारे जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो जब मॉलिक्यूल्स हम लोग कहते हैं कि आपस में कंबाइन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स मिलकर कंबाइन होकर जो है वो आगे फॉर्मेशन कर देते हैं ऑर्गेनेलीज की। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं कि एक सेल के अंदर पाए जाने वाले मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, या कह लें कि सेल के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पर जो है वो हम लोग करते हैं कि ये काम को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे लाइक ऑर्गेनेलीज के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी अपरेटस है या लाइसोसोम है। ये सारी ऑर्गेनेलीज, हर एक ऑर्गेनेली का भी जो है वो आगे स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं आपस में, तो इससे जो है वो सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एक सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर ऑर्गेनेलीज को मज़ीद देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनमें कोई ज़्यादा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद ही जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो दूसरी तरफ अगर यूकैरियोट्स को देखते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गेनेलीज की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि वो उनकी सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो एक सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेल क्या है कि ये एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का, तो जिनके अंदर आ जाती है जैसे कि नर्व सेल वगैरह। अब आगे एक ही तरह के जब सेल्स कंबाइन करते हैं, मतलब सिमिलर सेल्स, तो वो सेल्स कंबाइन होकर जो है वो आगे टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो टिश्यू जो है वो हर एक टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है इसकी एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़ हैं जिन्होंने जो वो मैसेज को कंडक्ट वगैरह करने के अंदर रोल प्ले करना है, या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं जिन्होंने स्क्रीशंस वगैरह के अंदर रोल प्ले करना है। तो टिश्यूज़ के बाद आगे नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि जब टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो उनसे जो है वो आगे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है।
तो आर्गन्स जो है वो एक थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल है। तो आर्गन्स जिनमें अगर एग्जांपल देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन की फार्मेशन हो जाती है, हार्ट की फार्मेशन हो जाती है, स्टमक की फार्मेशन हो जाती है, या इस तरीके से लिवर वगैरह, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि आर्गन्स लेवल। तो अब बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट आर्गन्स हैं, जब ये सारी आर्गन्स आपस में मिलेंगी, मिलकर एक बड़ी चीज़ बना देंगी आर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें जैसे कि हमारा आ जाता है कि नर्वस सिस्टम आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है। तो आर्गन सिस्टम लेवल के बाद हम लोग कहते हैं कि जब ये आर्गन सिस्टम लेवल कंबाइन करेंगे, मिलेंगे आपस में, तो एक इंडिविजुअल लेवल बन जाएगा। इंडिविजुअल हम लोग कहते हैं एक फ़र्द को, एक ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक मुकम्मल एक इंसान या एक जानदार बन जाएगा। तो जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की फार्मेशन, या आप लोग कह लें कि एक ह्यूमन की फार्मेशन हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल में आ जाता है पॉपुलेशन, कि जब एक ही तरह के इंडिविजुअल या एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो क्या चीज़ बना देते हैं, पॉपुलेशन। जैसे लेट्स सपोज अगर हम लोग कहें कि ये बायोलॉजी की क्लास हो रही है और इस बायोलॉजी की क्लास के अंदर जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये जो है वो बायोलॉजी की क्लास की जो है वो पॉपुलेशन कहलाएगी, कि एक ही स्पीशी के लोग हैं और एक ही जगह पर हैं एक ही वक्त के अंदर, तो ये उसकी पॉपुलेशन होती है। इस तरीके से इंडिविजुअल्स कंबाइन करते हैं तो पॉपुलेशन बन जाती है। अब हम लोग कहते हैं कि अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन करें, डिफरेंट पॉपुलेशन जब कंबाइन करती हैं तो उनसे जो है वो एक कम्युनिटी की जो वो फार्मेशन हो जाती है, कि मतलब कम्युनिटी बन जाती है। अब जब कम्युनिटी को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर लिविंग के साथ इंटरेक्शन भी आ जाती है और लिविंग की नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन भी आ जाती है, मतलब जिनमें दोनों जो कंपोनेंट्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये कम्युनिटी हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिजेंबलेंस करते हैं, उनको अटैच करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उनसे एक इकोसिस्टम की फार्मेशन होती है। और एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और जो है वो नॉन लिविंग दोनों ही जो है वो कंपोनेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें कि इस इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को देखते हैं तो बायो का मीनिंग क्या है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्फीयर हम लोग कहते हैं रीजन को, एक हिस्से को, एक इलाके को। तो ज़मीन का ऐसा हिस्सा या ऐसा रीजन या ऐसा इलाका जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं लेवल्स को, ये तो इनका इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट 1 बाय 1 इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को जो है वो इससे फ़ायदा पहुँचाएँ।